दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। इन दिनों काफ़ी चर्चा में है डिजिटल अरेस्ट। क्या है ये, क्यों परेशानी हो रही है उन लोगों को जिनके बैंक में खाते हैं, जिनके खातों में काफ़ी मात्रा में पैसे हैं या कम मात्रा में भी जिनके पैसे हैं, वो भी इस चंगुल में फंसते नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके वजह से उन्हें विश्वास में ले लिया जाता है और उसके बाद डिजिटली उन्हें हरास किया जाता है। पुलिस कार्रवाई तो करती है सूचना मिलने के बाद, लेकिन कई कार्रवाई जो है पेंडिंग में पड़े हैं। क्या है इसके आयाम, कैसे हम इस पर अंकुश लगाएं, क्या होना चाहिए बचने का उपाय, कैसे करें हम अपने आप को सुरक्षित इस डिजिटल अरेस्टिंग से, इन सारे जानकारी को हम आज साझा करेंगे आपके साथ। और इस बाबत हमसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के वकील हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी। इन्हीं से हम आज बातचीत करने इस मुद्दे पर आए हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आजकल जो स्थिति बनी हुई है कि भाई कोई भी कॉल करता है और तुरंत उसे विश्वास में ले लेता है और पब्लिक जो है वो फंसते जा रही है। उसके खाते से काफ़ी पैसे उड़ जाते हैं, किसी के 1 लाख, किसी के 75,000, किसी के 48,000। हमारे जानकारी में भी कई लोग ऐसे हैं जो इस अरेस्टिंग के शिकार हो चुके हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है, कैसे बच पाए पूरी जो जनता है, कैसे अपने पैसे को बचाए जो खून पसीने की कमाई है? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आम जनमानस के बीच डिजिटल अरेस्ट के बारे में उनको वो लोग हताश नहीं हो, उदास नहीं हो, आर्थिक रूप से पंगु नहीं हो या किसी भी फ्रॉडगिरी का शिकार नहीं हो, इसके लिए आए हैं। हमारी बातों को, सलाह को, लीगल जो एस्पेक्ट है उसको आम जनमानस में ले जाएंगे, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ, देखिए टू द पॉइंट, आपने कहा डिजिटल अरेस्ट, तो डिजिटल अरेस्ट जो है ये सर्वप्रथम ब्लैक मेलिंग का एक नया तरीका है। देखिए थोड़ा सा आप दो चीज समझिए, एक साइबर फ्रॉड थे और एक डिजिटल अरेस्ट है, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। साइबर फ्रॉड आप देखते होंगे पहले एटीएम के पिन मांगते थे, आधार कार्ड मांगते थे, लेकिन डिजिटल जो अरेस्ट कर रहे हैं ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, एक नया गिरोह है। अच्छा। और ये लोग करते हैं क्या कि सर्वप्रथम आपको फोन करेंगे, फोन करके आपको डराएंगे इस रूप में, कहेंगे कि आपके यहाँ कोई जैसे सपोज ऐसा भी कर सकते हैं, एक पार्सल का ये लोग बहाना देते हैं कि आपके यहाँ पार्सल जो है से पहुंचा है जिसमें ड्रग्स है। अब ड्रग के नाम जानते हैं प्रतिबंधित है इंडिया में, ड्रग के नाम पर लोग डर जाते हैं। उनको ये लोग कहते हैं कि आप वीडियो कॉल पर सामने आओ, हम सीबीआई पदाधिकारी हैं, तो हम एक्साइज के अफसर हैं, विभिन्न तरह के हम रॉ के अफसर हैं, ब्लैकमेल करते हैं और वीडियो कॉलिंग कराते हैं। वीडियो कॉलिंग कराते कराते बहुत सा चीज मांग लेते हैं, जैसे पैन कार्ड हुआ, आधार हुआ, मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट वगैरह लेने से क्या होता है और कि जैसे सपोज दैट मानिए बहुत सा लोग हैं जिनके अकाउंट में 5,000 7,000 रुपये है, वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार होंगे तो 5,000 जाएगा, कोई बात नहीं। आज की डेट में 5,000 रुपया बहुत मायने नहीं रखता है। एक मजदूर का भी अकाउंट में 5,000 10,000 रुपया होता है जी। लेकिन उतना ही से नहीं है, वो लोग करता है क्या कि उसी जो स्क्रीनशॉट लिया है उसके आधार पर ये लोग ओटीपी जनरेट कर लेते हैं, पैन कार्ड के आधार पर, मोबाइल के नंबर के आधार पर, आपको आधार के आधार पर, और पर्सनल लोन ले लेते हैं किसी दूसरे के अकाउंट में। उस अकाउंट में उनका कहीं आधार नहीं रहता है कि जो पैसा निकाल रहा है वो फंसेगा, सब फ्रॉड अकाउंट होता है। और उससे मतलब ले करके और वहां से भाग गया। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी भी घटनाएं आ रही है, कभी कभी ये लोग कहते हैं क्या कि फलाने केस में, थाने के हत्या के केस में या कुछ भी बम विस्फोट हुआ, उस केस में आपका नाम आ गया है और हड़बड़ाते हैं कि आप पर मतलब आप जेल अब चले जाइएगा, मतलब आतंक विरोधी जो ये है उसमें आतंक के समर्थन में दोनों रूप देते हैं। आतंक विरोधी में देते हैं कि भाई आप हाँ
नहीं, आतंक पैदा करने के लिए। विरोधी तो हुआ बचाव के लिए। हम आतंक विरोधी जो दस्ता है भारत सरकार का टीम है, उसके हम डायरेक्टर बोल रहे हैं, तो कमांडर बोल रहे हैं। ऐसा भी फोन आता, सीबीआई वाले बोल रहे हैं, नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट का हम हेड बोल रहे हैं, और इतना डरा देते हैं और उनको वीडियो पर ले लेते हैं और उनसे दोहन करना शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये लोग कहते हैं कि भाई 5 लाख रुपए आप दीजिए, 10 लाख हम दीजिए, हम आपको बचा देंगे। आनंद फानन में शरीफ आदमी जो होता है, इसमें पढ़ा लिखा भी आदमी फंस रहा है। वो देखता है कहने पूरी भी शुरू जो नहीं जाना, वो अपना बता दिया आधार नंबर फलाने नंबर, सब पैसा झाड़ लिया। डिजिटल अरेस्ट जो होता है, इसमें वो डराते हैं कि आपके पूरे परिवार फंसने जा रहे हैं देश विरोधी गतिविधि में, और डर करके अच्छे अच्छे आदमी भी अरेस्ट हो जाता है। वीडियो कॉल कहता है कि वीडियो पर आप सामने आ जाइए, आपका हम ये ले रहे हैं, वहीं से इन्वेस्टिगेशन। क्या होना चाहिए वकील साहब, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो किस तरह से आम जन जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, क्या करे, कैसे, क्या सबसे पहले मैं विंग लॉयर जो कानून कहता है वो मैं बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम तो इस तरह का अगर फोन आता है तो हमारे और आपके जो चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको ये जानकारी होना चाहिए, या आम जनमानस को पूरे देश की जानकारी होना चाहिए कि इस तरह का जांच का हमारे कानून में कोई प्रावधान नहीं है। भारत सरकार या हमारा जो अब तो बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया, या बीएनएस किसी भी चीज में, अब तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, उधर इंडियन एविडेंस एक्ट था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कोई ऐसा बीएसए में ऐसा प्रावधान नहीं है कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप किसी को जांच के नाम पर डरा करके और मोटी रकम ले सकते हैं। तो ये डरे नहीं, सबसे पहला चीज है कि डरे नहीं। ऐसा कोई भी हमारा कानून जो है से उसमें प्रावधान नहीं है कि किसी भी केस का आईओ स्वयं वीडियो कॉल कर करके और डरा करके और पैसा उसको डिजिटल अरेस्ट कर सकता है। यह जो है इलीगल है और इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो वो डरे नहीं। इस तरह का अगर फोन आता है तो अगर आप डर गए तो फिर डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गए। तो डिजिटल अरेस्ट का शिकार नहीं, डिजिटल अरेस्ट नहीं आप हो, इसके लिए आप डरे नहीं। इस तरह का कॉल आए, किसी तरह का सेक्रेसी चीज को आप उसको नहीं दे, किसी तरह से उसको काट दे, कॉल कर दे, या फिर बता दे कि नहीं हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, अगर इस तरह के बात आता है तो आप ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके रिश्तेदार लोग हैं, भाई लोग हैं, दोस्त लोग, उनसे सलाह लें, डरे नहीं। अगर किसी वकील का नंबर है तो आप वकील साहब से सलाह लीजिए। किसी भी कानून के जानकार का नंबर है, किसी भी पुलिसकर्मी का नंबर है तो उनसे सलाह लेके मेरे पास ये नंबर से। वकील साहब, दूसरा ये सवाल कि इस तरह के शिकार जो है वो ग्रामीण लोगों में ज्यादा हो रहा है, या शहरी जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या किसी बड़े कार्यालय में अधिकारी के तौर पे हैं, ऐसे लोग भी इसके देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, ना तो इसके शहरी को कहा जा सकता है कि वो शहरी शिकार ज्यादा हो रहे हैं, ग्रामीण पढ़े लिखे कम है तो वो शिकार हो रहे हैं। ये कब कौन कहां से शिकार, इसलिए कि वियतनाम से भी फोन आता है, अब समझिए, और अन्य प्रदेशों से फोन आता है, मलेशिया से आपको फोन आ जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं, वो तो पार्टिकुलर थोड़ी फोन करता है कि अमुक पत्रकार को हम टारगेट कर रहे हैं। वो तो जिसका नंबर मिला उसको अरेस्ट कर लिया, वो डिजिटल अरेस्ट, अपने गिरफ्त में लेना और फिर उसका दोहन शुरू कर दिया, घूस लेना शुरू किया, फलाना लेना शुरू किया। तो इससे बचना है, डरे नहीं। हमारा कानून में जांच का इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है कि कोई अफसर किसी को डरा करके और वीडियो कॉलिंग के द्वारा, चाहे वो नारकोटिक्स विभाग का अफसर हो, सीबीआई हो, रॉ हो, सीआईडी हो, किसी भी विभाग का, चाहे वो भारत सरकार हो, बिहार सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का पदाधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, वो नहीं जांच कर सकते हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि भाई अगर इस तरह के कॉल आते हैं तो मेरा जो डाटा है, पर्सनल जो डेटाज हैं, वो कैसे लोग पा लेते हैं, कहाँ से निकाल लेते हैं? क्या जो बैंक में हमारे डेटाज हैं वो कोई सुरक्षित जगह पे नहीं है, सुरक्षित हाथों में नहीं है, या अन्य स्कूल कॉलेजेस में हमारा कोई डेटा है, जो ऑफिस में हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारा पर्सनल डेटा है, वहाँ सुरक्षित हाथों में नहीं है? आखिर ये लीक कैसे होता है? इन शातिरों के चंगुल में हमारा पूरा डेटा फंसता कैसे है? देखिए, मैं बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से। कल आप देखे होंगे, बैंक से थोड़ा हट के बात कीजिए, कल आप देखे होंगे इंडियन आर्मी का एक जवान वो डुप्लीकेट पास मुहैया कराता था आर्मी का, और बाहरी लोगों को इंटर कराता था, उसके नाम पर विभिन्न तरह के गतिविधि होता था। तो आप ये बताइए कि जब वो बाहरी लोगों को इंटर करा रहा है डुप्लीकेट पास के द्वारा, तो वो सेना का डाटा लीक करेगा कि नहीं लीक करेगा?
अब बैंक कर्मी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि बैंक कर्मी भी कुछ पर्सनल लोगों को इस तरह का डाटा दिए हैं और अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन साइबर फ्रॉड, देखिए मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, अन्यथा नहीं लेंगे आप। ये स्पष्ट रूप से आप एक ऐसी अभी ब्रेन भारत में काम कर रहा है जो हताश ब्रेन है, उदास ब्रेन है, वो दिमाग लेकिन उसका बहुत शातिर है। जैसे आप देखते होंगे कि देखिए बोलने में बड़ा अटपटा है, लेकिन मैं मेरा बेबाकी से बोलना ही परिचय रहा है कि 98% नंबर ला करके और उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, अब 20% वाला नौकरी कर रहा है। तो 98% का ब्रेन का तुलना कर सकते हैं ना, किसी भी परीक्षा हुआ वो 98% नंबर ला करके बेचारा 90 से ऊपर ला करके रोड पर मारा फिर रहा है, वो जनरेट किया। आप देखे होंगे कि जिस तरह से एक न्यूड वीडियो कॉल आता था, उसको भी कह सकते हैं उसी तरह से। तो न्यूड वीडियो कॉल के द्वारा अरेस्ट कर लिया कि मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस से फलाने मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर फलाना। और न्यूड वीडियो, वो वीडियो क्या होता है कि वहां से नहीं होता, वो बगल में लोग रखता है, उससे आप नौजवान थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते थे, क्योंकि विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण होता है। विवेक से काम नहीं लिया, न्यूड दिया, यंग उम्र है, थोड़ा बहकता था, तो नौजवान ही नहीं ढेर बुढ़े भी उसके शिकार हो गए और लाखों लाख रुपया डरा करके ले लिया कि अब हम आपका वो जो वीडियो कॉल है उसको डालेंगे। और करता था क्या ना कि कर लिया आपके, वो रिकॉर्ड कर लिया वहां से आपका भी न्यूड, और वो आपके जो फेसबुक और फ्रेंड है उसको भेजना शुरू किया। सामाजिक डर से लोग देता था कि ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन सच्चाई है कि न्यूड वीडियो को यूट्यूब स्वयं ब्लॉक कर देता है 1-2 मिनट में। तो जो नहीं जाने वो शिकार हो गए। नहीं, तो सवाल मेरा यही है वकील साहब कि आखिर ये जो लीक हो रहा है हमारा पूरा डेटा, वो कहां से लीक होता है? सुरक्षित हाथों में है कि नहीं? भारत इस समय जिस गतिविधि को झेल रहा है, भारत की जनता जो झेल रही है, क्या उनके डाटाज अभी भी सुरक्षित हैं लाख कोशिशों के बावजूद? देखिए मैं कहूंगा कि सुरक्षित नहीं है। कैसे सुरक्षित है भाई? आप वैसे कूड़े कचड़े को बहाल कर ले जा रहे हो, वहां जो आपका आईटी सेल है वहां बैठा रहे हो और 20-30% वाला से काम ले रहे हो, कितना डाटा को सुरक्षित रखेगा? 98% वाला को रोड पर छोड़ दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं यह भी एक प्रमुख कारण है। मैं देखिए, ये कारण हो सकता है वकील साहब, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, जरूरी है सारे कम अंक लाने वाले लोग इसी तरह। जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं, आप स्पष्ट रूप से समझिए, लीगल एस्पेक्ट से हट करके। आज आप किसी ऑफिस में जाइए, कंप्यूटर का होल्ड लगा, तो कंप्यूटर में जो यहाँ पर बहालियां हुई है, आपको विश्वास नहीं होगा, वो कंप्यूटर नाम मात्र पड़ा हुआ है। कंप्यूटर का जो यहाँ जो प्रभारी हैं, वो साइड से बच्चे के लाके 8,000-10,000 दे करके काम करवा रहे हैं। अच्छा। आपने तो बुझा नहीं रहा है, बहाल होकर चले आया आरक्षण पर, और वो बच्चा तेज है, वो क्या कर रहा है कि वहां से डाटा लेके मार्केट में बेच रहा है। बताइए, इसलिए कि बहुत तो ब्रेन है नहीं, कहीं ना कहीं तो इशारा कोई काम किया अफसर, तो कोई बड़े बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे नहीं डिजिटल अरेस्ट मत कहिए कि सिर्फ वही है, और कई कारण है। अत्यधिक लोभ भी इसका कारण है। कानूनन रूप से कैसे इस पर, अगर इस तरह का मामला सामने आता है या उसके जद में हम आते हैं, तो कानूनी जो प्रक्रिया है उससे हम कैसे हेल्प ले सकते हैं? मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, 420 का उस पर केस होगा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कानून में बहुत कड़ी सजा नहीं है, इसलिए वो लोग को बेल हो जाता है। जैसे अभी आप देखे होंगे, बहुत अच्छा लगा, अभी भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि अगर किसी पेपर आप लीक करते हैं तो आपको आजीवन कारावास करा दिया जाएगा। इसी बिहार में 67वीं बीपीएससी में 700 डिप्टी कलेक्टर लोग बनाया, जिसमें रंजीत रजक डीएसपी यहाँ का जेल गया। आपको विश्वास होगा, दुर्भाग्य है इस बिहार का, और हम सम्मान करते हैं नीतीश जी को, लेकिन नीतीश जी के राज में आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट इतना बड़ा मतलब घोटाला मानक परीक्षाओं में नहीं हुआ। और क्या हुआ, 60 दिन के अंदर उसको डीएसपी रंजीत रजक को बेल मिल गया। अभी वो कहीं डीएसपी पोस्टिंग, वो क्या करेगा बताइए? उसी तरह से करेगा, उसको कोई डर ना है। अरे कमाया ना, अरबों रुपया कमाया, 12 गो के डिप्टी कलेक्टर बनाया, पेट्रोल पंप भी इसको खोल लिया, और 60 दिन अंदर रहा। फिर समाज में उसी तरह से चलेगा, फिर उसको गार्ड मिल गया, बॉडीगार्ड मिल गया, सरकारी गाड़ी मिल गया, डीएसपी साहब कहा रहा है। ऐसे लोगों को सजा कर ही नहीं, आजीवन मतलब माने टिल डेथ करा देना चाहिए, टिल डेथ तक मतलब सजा होनी चाहिए, मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास। जो डाटा लीक करते हैं, जो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो परीक्षाओं के मतलब ये समझिए कि पत्र लीक करते हैं, मेधा का हनन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो हमारा कानून शिथिल है। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूंगा, इंडिया, आप कानून के सिपाही हैं और आप कह रहे हैं हमारा कानून शिथिल है, ये तो बड़ी विडंबना है वकील साहब। देखिए पत्रकार महोदय,
देश में कई धाराएं विकसित हो गई, अच्छा बोलने वाले को लोग लाइक भी नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। इस रूप में मैं कहूंगा कि ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर विद्वान थे, मैं नहीं कह सकता हूं। देश के संविधान किसने बनाया था? यहां के विद्वानों ने। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अब लोग कहता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान बनाया था, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा ऐसे ऐसे लोग क्या कर रहे थे भाई? तो ये तो वोट की राजनीति है ना। मैं कहता हूं, मैं सम्मान देता हूं अंबेडकर जी को कि मैं उन्हीं का रूप बता रहा हूं यहाँ कि मैंने संविधान रूपी एक देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया। संविधान तो बहुत अच्छी चीज है, कानून भी अच्छी, कानून का कौन पालन करेगा बताइए? जितना गुंडा मवाली चोर चुहाड़ वही सब जनप्रतिनिधि बन गया, माननीय बन गया। जनता को चाहिए, जनता करेगी, विकास होगा, फलाना होगा। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी बिहार से एक हमको लगा था कि IITN है, आप जानते होंगे, प्रशांत किशोर। बड़ी अच्छा लगा कि हर पार्टी में काम है। ये प्रशांत किशोर भी बिहार में आकर जाति जाति खाली कर रहा है। आप समझिए बिहार कहां जाएगा। आप एक चीज समझिए कि जिस नीतीश कुमार को ये प्रशांत किशोर ने और बिहार में 9 वर्षों तक पाला पोसा, वो समाज सुधार की आज बात कर रहा है, इसको भी मुख्यमंत्री बनने का सपना मतलब पनपने लगा। वकील साहब, हम डाइवर्ट हो रहे हैं नहीं, थोड़ा। मैं रूप बता रहे हैं, आप स्पष्ट इसको स्वीकार कीजिए कि दरअसल मैंने हम बोला। जो बात है वो डिजिटल अरेस्टिंग की है, किस तरह से ये प्रक्रिया हो रही है, कैसे आम जनता जो है बचे इससे। नहीं। लेकिन हम अब सीधे राजनीति नहीं, पर आ आपने कानून पर अभी पूछा तो कानून का ही मैं एक रूप दिया, भूमिका में एक दिखाया आपको कि ऐसे ऐसे लोग, रूप ये लोग बदल रहे हैं। ऊपर से चिकने चुकड़े रखते हो जालिम, अंदर से फटे पुराने हो, तो कानून के प्रहरी। मैं ठीक हूं, काला कोट हूं, मैं भी कहता हूं, लेकिन हमारा बिरादरी भी इससे नापाक नहीं है। वकील भी माने कानून भी ये नहीं इसको कहा सकता है कि एकदम नापाक है, क्योंकि कानून में भी तो इस तरह के हो रहा है ना, अच्छे कानून बन नहीं रहे हैं। आप समझिए कि थाना प्रभारी, मैं वहीं आ रहा हूं, थाना प्रभारी अरेस्ट कर रहा है, थाना में कोई पहुंच रहा है बेचारा कि हमारा FIR दर्ज कीजिए। एक घटना अभी, इस पर भी हम आपको बताएंगे पूरा ब्रीफ। थाना प्रभारी के यहाँ पहुंच रहा है कि हमारा आप FIR रजिस्टर्ड करो। वो बेचारा आया है बचाने के लिए, थाना प्रभारी क्या कर रहा है, उसको बैठा दे रहा है और उसका विरोधी को बुला करके पहले FIR रजिस्टर्ड कर ले रहा है। कहाँ गया गृह मंत्रालय का, कहाँ गया भारत का कानून? जो BNS और BNSS आप लागू किए हैं, BA से आप जो लागू कर दिए, तो उसमें तो है कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए 24 घंटा के सब कुछ। तो मैं उसी कानून के कर रहा हूं। हम एक देखिए, वकील के अलावा एक जिम्मेवार नागरिक है, तो मेरे अंदर भी मतलब एक है कि कुछ अच्छा हो, डिजिटल अरेस्ट का शिकार नहीं हो। तो अभी आपने बोला नहीं कानून में कोई क्या होगा, 6 महीना रहेगा, 4 महीना रहेगा, बाहर चला आता है। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि सख्त से सख्त कानून होनी चाहिए। आजीवन उसको टिल डेथ तक करा दीजिए सजा। डिजिटल अरेस्ट करने वाला को इंडिया एकदम सुधर जाएगा। तो कानून हमारे के यहाँ शिथिल है, बेल तुरंत मिलता है, यही प्रावधान है, यही नियम है। आखिर में बस इतना ही बता दीजिए कि जनता जो उसके शिकार हो चुकी है, जनता वो अब क्या करे, कहाँ जाए? वो थाने में केस करे, लेकिन रिकवरी रेट बहुत कम है। 50 गो केस मैंने किया है, उसमें अभी तक पटना का साइबर थाना है, सब फेलुअर है, कोई काम नहीं है। अच्छा, इसमें DM के यहाँ केस कीजिए, ऐसा बना दिया है ना दूसरे तरह का चीज कि बचना मुश्किल है। वो मर जाता है, मतलब जिसका बेचारा के लूट गया सब कुछ। क्रिमिनल जो है, साइबर फ्रॉड जो है, डिजिटल अरेस्ट करने वाला है, वो मालामाल है, वो सीना टाइट करके चल रहा है। जब वो करेगा तो क्या होगा, 2 महीना 3 महीना जेल रहता है, बाहर निकल जाता है, करोड़ों लूट लेता है, फिर जस के तस बताइए उसका स्टेटस वही रहता है। कोई सजा करना ना है कि भाई सजा हो गया तो इसको कर दो 20 साल सजा, इसकी जवानी वहीं खत्म कर दो, फिर लुढ़कता चलेगा। तो यही दुर्भाग्य है। मैं वहीं पर आ रहा हूं जहां आप चाह रहे हैं कि हमारा सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। ऐसे लोगों को माने मृत्यु पर्यंत कारावास करा देना चाहिए। ठीक है, फांसी आप मत दो, लेकिन मृत्यु पर्यंत टिल डेथ तक करा देना चाहिए, चाहे कम से कम 20 साल सजा कर दो। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी बातचीत कर रहे थे, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, और डिजिटल अरेस्ट पर इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उम्मीद है इनके बातचीत से जो शिकार हो चुकी जनता है अपने राज्य की, कम से कम उन्हें एक रास्ता मिले और ये समझने का प्रयास करें कि खुद ही इससे बचने की ज़रूरत है। इस तरह के अगर कॉल आते हैं, इस तरह से अगर कोई आपको प्रोवोक करता है इस कार्य के लिए, तो सबसे पहले सेल्फ प्रोटेक्शन जो है वो समझदारी है आपकी कि हमें अब किस तरह के डिसीजन लेने हैं, क्या करने हैं। और अगर फिर भी बात रुक नहीं रही है तो कोई जानकार जो वहाँ पर जो अधिवक्ता है, वकील हैं, उनसे आप संपर्क करें। जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं या प्रशासनिक इर्द गिर्द जो थाने होते हैं, वहाँ पर इसकी सूचना दें ताकि आप सुरक्षित हाथों में रह सके, आपके डेटा जो है वो तत्काल कार्रवाई से बचाई जा सके।
तो चलिए हम और भी देखते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन होता है। हालांकि वकील साहब ने बहुत कुछ कहा है कि कानून जो है हमारे देश का, उसमें इस मामले को लेकर, इस मसले को लेकर परिवर्तन की आवश्यकता है। तो देखते हैं कैसे जो न्याय के पुरोधा हैं, जो बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, जो कानून के ज्ञाता हैं, वो कैसे इसमें परिवर्तन करें ताकि उन्हीं की जनता इससे बचाव कर सके। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।